Investing is all about patience. Yes. And I think that is where you have to give time. We have the pleasure of having Mr. Dhruv Bhatia, fund manager, Edelweiss Mutual Fund. देहरादून में पहली बार आए हैं. Sir, welcome to Dehradun. Thank you. And Dhruv sir, I know you are one of the ace fund manager in Edelweiss Mutual Fund and managing Edelweiss Small Cap Fund and Edelweiss Consumption Fund. सर दोनों फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब से आपने इन दोनों फंड को टेक ओवर किया है. और अगर आप ये देखें कि जिस तरह से जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आप कैसे देखते हैं सर नियर टर्म में मार्केट क्या परफॉर्म करेगी और किस तरह से जो है इंडियन मार्केट विज़-अ-वी इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले टाइम पर? Thank you Rajendra जी for having me. So the way हम जो सोच रहे हैं कि 2025 as a year was a challenging year for India. Growth की जो उम्मीद थी उस हिसाब से ग्रोथ आई नहीं. We saw 5 to 6 quarters of downgrades earnings. Because वो earnings की downgrade हुई है, we saw valuation की थोड़ी correction and hence 2025 इंडिया के लिए उतना खास साल नहीं रहा है because of the earnings not playing out the way उम्मीद थी. 2026 का जो उम्मीद हमारी ये है कि ग्रोथ की रिकवरी दिख रही है हमें. धीरे दिख रही है बट दिख रही है. सो वी आर इन अ टाइम वेयर वी सी कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री, व्हिच इज दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ returns or in terms of earnings growth, we are matching that earnings growth. We believe another quarter or 2 quarters we should start expecting earnings upgrade. So we are in a journey जहाँ पे earnings upgrade की उम्मीद ज़्यादा हो रही है, which is making us more positive about 2026 as a year versus 2025 as a year for India. तो वो I think एक process and एक thought है कि macros have been challenging in terms of geopolitical issues globally. There are uncertainties. So uncertainties avoid नहीं कर सकते हैं. But I think where we are as India as a country and economy, in terms of the growth, I think हम लोग काफी अच्छे position पे है as a country. बिल्कुल सर. सर आप पर्सनली जो है आपको करीबन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में और फ्रॉम रिसर्च एनालिस्ट टू फंड मैनेजर आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए. तो जनरली यू हैव बेसिकली स्ट्रक्चर्ड योर डिसीजंस. आपके जो भी जिस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं अपनी डिसीजन प्लानिंग प्रोसेसिंग में, सर ये कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए हाउ दे शुड आल्सो स्ट्रक्चर देयर इन्वेस्टमेंट एज पर योर आप क्या प्रोसेस उनको रखना चाहिए, किस तरह से वो अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिटर्न अपनी इन्वेस्टिंग में? श्योर. तो द वे वी थिंक है जो हमारा ये है कि हम एक एडलवाइज हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फेयर फ्रेमवर्क, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फोरेंसिक. कि हम कोई भी कंपनी में जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें गवर्नेंस ऑफ द कंपनी विच वी आर इन्वेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए. कैपिटल एलोकेशन कंपनी की अच्छी होनी चाहिए. दे शुड बी माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली. तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट मेकिंग मनी इज रिस्क एडजस्टमेंट. तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड द राइट मैनेजमेंट. सही मैनेजमेंट को बैक कीजिए. मैनेजमेंट जहां पे एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी भी है और गवर्नेंस भी अच्छी है. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. द सेकंड थिंग दैट वी लुक एट इज ए व्हिच इज द एक्सेप्टेबल प्राइस. कि कोई भी कंपनी में देयर इज अ राइट प्राइस टू पे फॉर इट. ओवर पेइंग फॉर प्राइस से क्या होता है कि शायद पैसे ज्यादा गिरे नहीं बट आपके ज्यादा पैसे बने नहीं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्राइस या वैल्यूएशन जो आप दे रहे हैं वो एक सही वैल्यूएशन. और वैल्यूएशन को कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं. द वे वी थिंक एंड जो हम करते हैं हर कोई धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कैश फ्लो. कैश जनरेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कितने लंबे समय तक कैश ग्रोथ रहे और कितनी अच्छी पॉजिटिव कैश बनाए वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है. तीसरी चीज जो हम एटलीस्ट इंटरनली करते हैं कि हम स्टाइल एग्नोस्टिक है. तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक है. हम कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टर नहीं ग्रोथ और ना ग्रोथ की बात करते हैं, ना वैल्यू की बात करते हैं, ना क्वालिटी. हम बॉटम अप स्टॉक पिकर है. तो हम सही धंधे को पिक करने की कोशिश करते हैं एट द राइट वैल्यूएशन. एंड चौथी चीज है आर व्हिच इज रोबस्टनेस. कि वो धंधा पिक करने की कोशिश करेंगे जहां पे मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है या एक लीडरशिप पोजीशन है या एक ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट दिख रही है जहां इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ है. या वो कंपनी कॉस्ट कर्व में अच्छी है या उसका यूनिक प्रोडक्ट है. एंड ग्रोथ 1 साल 6 महीने वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें एक लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ चाहिए.
a combination of these चार thing is what we look at for a company. तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर देखने की सोचता है, it is important अगर simply put कि growth of that company relative to industry, governance in terms of the quality of management and execution capability. And तीसरी चीज जो important रह जाती है कि return on equity या cash flow generation कैसी है. The higher the ROE versus cost of capital, wealth creation over period of time होती है. So इन्वेस्टर को पेशेंस दिखानी जरूरी है, उस हिसाब से उसको सही बिजनेस पकड़ना पड़ेगा, then it will become much more easier. सर जनरली जो है जो एक कॉमन इन्वेस्टर है वो जब भी देखता है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप को और सेक्टोरल फंड को, तो उसे लगता है कि कभी कभी 3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न बनती है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है. आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ यू शुड चूज स्मॉल एंड मिड कैप फंड स्पेशली, और उसको किस तरह से उसको चूज करना चाहिए और किस टाइप के फंड्स को उसको चूज करना चाहिए? सो फोकस शुड बी ऑन कंसिस्टेंसी. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज एन इन्वेस्टर और एज अ रिटेल इन्वेस्टर उनकी सोच है कि मुझे जल्दी पैसे बनाने हैं, राइट? आई मीन कुछ गलत सोच नहीं है, बट क्या वो रियलिस्टिक सोच नहीं है. तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. Surviving is more important than just making money for 1 year and then not surviving. So I think important is consistency, and that is the way that कोई भी फंड आप पिक कर रहे हैं, आप उसकी कंसिस्टेंसी देखिए ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. हम एज अ फंड हाउस हमेशा ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा वो प्रोसेस था कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बताया है. उसमें फिलॉसफी यही है कि कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी बिल्ड करनी है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे एलोकेट करना है. बट इंपॉर्टेंट देन बिकम्स इज consistency and risk adjusted return becomes important. So in a mid and small, important is first capital preservation. उसके बाद आता है appreciation. If I survive and I'm being consistent over long periods of time, I'll always be in quartile 1 या quartile 2. And that is the philosophy and the process that we will think through कि हम कैसे करने की कोशिश करते हैं. So as when you're picking a portfolio or you're picking a fund, it is important that you have a combination where you think of consistency, क्या type of companies pick कर रहे हैं, and I think over period of time, I think वो evident दिखता है हमारे performance में, जहाँ पे दिख रहा है कि consistency भी है, and we are always been there in the quartile 1, quartile 2, area. सर अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ा था बहुत दिन पहले, आपके कुछ फंड्स को मॉर्निंग स्टार ने बहुत अच्छी रेटिंग दी है, कुछ उसके बारे में बताएंगे क्या क्या था? So जैसे हमने कंसिस्टेंसी की बात की, so we were awarded by the prestigious Morningstar. हमें मिड कैप फंड का एज अ परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है, along with the best fund house also मिला है by Morningstar, which is it evident दिखता है कि in terms of हमारी परफॉर्मेंस. तो आप अगर मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस देखें लास्ट 17 सालों में, एक कंसिस्टेंसी रही है जहां हम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 में रहे, and probably we are one of the best performing funds in that category. And that has been recognized by Morningstar for this award that they have, given to us in terms of both the fund and as a fund house to Edelweiss Mutual Fund. It is important that how we focus on over time periods कैसे करना है. I think that's the focus जो हमने किया है उसमें. तो I think investing is all about patience. Yes. And I think that is where you have to give time. Time for for money to compound. Returns में 2 चीजें रहती है. One रहती है R, one रहती है N. R stands for rate of return, N stands for number of years or for that. Yes. People always as investors think about R as the most important parameter, but N is the most important parameter कि जितने लंबे समय तक if you are able to deliver returns, that is the compounding effect. Compounding effect, yes. And that is what she rightly put that compounding effect is what you have to focus on, which is the N element of it over R over. सर आप को फंड मैनेजर हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में, आप जो है यू लुक इंडिपेंडेंटली दैट फंड. अभी जो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो कुछ स्ट्रेस सी लगती है, और लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे 2025 में नेगेटिव रिटर्न दिया है उसने. अभी आपको क्या लगता है कि स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसमें आने वाले टाइम पे किस तरह के रिटर्न्स बनने की उम्मीद है, और क्या देखते हैं आप बेसिकली स्मॉल कैप कैटेगरी? So 2025 एक डिफिकल्ट साल रहा है फॉर स्मॉल कैप. सिंपली पुट 2 चीजें हुई है.
वन इज अर्निंग्स ग्रोथ की जो उम्मीद थी फ्रॉम स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, वो ऑब्वियसली उतनी ग्रोथ से आई नहीं, इसीलिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको अर्निंग्स डाउनग्रेड दिखी। एंड जब ये अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी रहती है, इनहेरेंटली स्मॉल कैप एज अ वेरी नेचर ऑफ इट, उसकी वॉलेटिलिटी जरूर ज्यादा रहती है। सो हेंस आपने उतनी ग्रोथ की उम्मीद जितनी रखी थी उतनी आई नहीं, एंड आपको एक करेक्शन दिखी मार्केट। बिकॉज जो ग्रोथ की उम्मीद थी उस हिसाब से आपने एक वैल्यूएशन उसको अस्क्राइब की थी, वो वैल्यूएशन की भी एक करेक्शन हो गई है। सो आई थिंक जहां हम है अभी एंड जहां हम एक प्रोस्पेक्ट देते हैं, आई थिंक अगले 3-5 साल में हमारे ये उम्मीद है कि रिकवरी इन स्मॉल कैप विल बी देयर एंड वी आर स्टार्टिंग टू सी दैट स्लोली हैपन। तो एक एडवांटेज जो स्मॉल कैप में है कि दीज आर कंपनीज व्हिच आर स्टिल स्मॉलर इन साइज, अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ज्यादा है। तो 251st कंपनी से लेके आप जितनी भी कंपनियां, टोटल 4000 कंपनियां लिस्टेड है पूरे कंट्री में, उसमें से अगर मैं 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियां देखूं तो आपको करीबन 1200 कंपनियां मिल जाएगी। सो यू हैव अ बिग यूनिवर्स टू पार्टिसिपेट इन, एंड जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। वी आर सीइंग एरियाज जहां पे बैलेंस शीट बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप 3-5 साल पहले का डेटा देखें और अभी देखें तो बैलेंस शीट अभी बहुत बेटर हो गई है स्मॉल कैप एज अ स्पेस की वर्सेस जो थी। एंड दैट इज वेयर वी थिंक कि स्मॉल कैप एज अ स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी प्राइम फॉर रिकवरी। क्या वो ये साल हो गया, उसका जवाब इमीडिएट नहीं है। Important is the direction of the movement that we are seeing. Important is the growth that we are seeing. And I think अगर directionally growth recovery दिख रही है and improving होते जा रही है, I think that is more critical and that is what will make you money. So challenge रहा है, जरूर challenge रहा है। 2026 कैसा रहेगा? I think it will continue to remain a volatile time for small cap as a category. But I think as we keep going further into the year, एक more and more visibility और comfort मिलेगी with this uncertainty getting lesser and lesser। जैसे geopolitical and uncertainty थोड़ी थोड़ी कम होगी, जैसे valuations जो अभी settle हो गई है, जैसे growth आएगी आपको उसी साथ साथ आपको एक recovery दिखेगी। And I think we are very positive and on hopeful of the recovery in small cap as a space, because आप कोई भी देश देख लीजिए, when GDP की growth की recovery दिखती है, when nominal GDP is in that mid double digit growth, you have always seen companies which are smaller in terms of size get more opportunity, because आप अगर कंस्ट्रक्ट देखें ये सब स्मॉल कैप में काफी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस में है, फाइनेंशियल स्पेसेस में है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे एंसिलरीज ज्यादा दिखेगी वर्सेस द एब्सोल्यूट OEMs which are there, which means जब रिकवरी आती है the benefit that these companies see are much larger than what the OEM would see, which means growth की उम्मीद will logically and practically be better than what the large will show. And when you have balance sheets which are good, return on equity which are improving, and growth which is in your favor versus others, that is what we are looking for, and that is the beautiful setup that we hope and we will see in the coming years for the small cap category. सर वो तो बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा सर अगर ये देखें कि आपको आने वाले समय में कौन से सेक्टर ऐसे लगते हैं जो आपको लगते हैं कि बेटर परफॉर्म करेंगे, या कोई ऐसे थीम है, पर्टिकुलर थीम जो आपको प्रॉमिसिंग लगती है? ऐसी कौन से सेक्टर प्रॉमिसिंग थीम आपको लग रहा है कि जो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में इमर्ज करेंगे और जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है मतलब परफॉर्म करेंगे? तो आई थिंक जो 3-4 जो थीम्स हमें जो पसंद आ रही है, वन फर्स्टली स्टैंड आउट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज। As the economy grows and as we move, as I said, double digit nominal GDP growth की तरफ move हो रहे हैं, interest rates correct हो रही है, as an economy from the fiscal deficit well under control, policy is good, we are seeing recovery in terms of credit growth, we are seeing credit cost being benign and interest rates cutting, so we are very hopeful कि जैसे recovery आ रही है in terms of nominal GDP, generally आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ रहती है वो नॉमिनल जीडीपी से थोड़ी ज्यादा ग्रो करती है। तो हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल एज अ स्पेस में वो एक रिकवरी दिख रही है, एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्ले आउट। नाउ विद इन दैट आल्सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट वैल्यूएशंस वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज आप देखेंगे तो वापस हमारे फेवर में है। सो आई थिंक एज अ थीम ओवर द नेक्स्ट 5 years टू अ डेकेड अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड हमें उम्मीद है कि वो कंटिन्यू रहेगा। And I think that is an interesting space. This is part of the lending side. आप non-lending देखेंगे, that also continues to do well. So हमारी जैसे खुद की इंडस्ट्री, AMC इंडस्ट्री देखिए, wealth management देखिए, broking side देखिए, the entire capital market as a play.
as savings, where penetration increases towards equity and mutual funds, I think उसकी भी benefit एक compounding दिखेगी over the decade, because as per capita of the country continues to go up, I think उसकी benefit we'll see in savings being higher, and as savings become higher, the allocation towards equity, mutual funds and many other of these asset classes will be higher. So I think financial services, एक definite theme दिख रही है जहाँ पे positivity है. Consumption is the second biggest theme, which is again as per capita हमारी देश की बढ़ते जा रही है. Household की saving बढ़ रही है, because from a हमारी economy अगर देखेंगे from a demographic standpoint, हमारी median age 30 साल की उम्र के आसपास है. तो जब वो we are seeing more savings, more working population which is increasing. So as savings go up, you will see consumption also go up, because the new generation is starting to do most spending, and that spending is getting reflected आपको consumption में दिख रही है. लग्जरी साइड देख लीजिए, लोअर एंड देख लीजिए, ट्रैवल टूरिज्म देख लीजिए. आई थिंक एक पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग चेंज होते जा रहा है, एंड आई थिंक वो कंजम्पशन की बेनिफिट दिख रही है. सो आपको लार्ज टिकट आइटम्स लाइक ऑटो एंड ऑटोमोबाइल से लेके स्मॉल टिकट आइटम्स में सब कुछ बेनिफिट दिख रहा है. सो क्या वो एक स्ट्रक्चर जरूर चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, बट कंपनीज भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर रही है. सो आई थिंक कंजम्पशन इज अ लार्जर थीम दैट वी आर लुकिंग. There are two other themes which we are looking at is the capital good or the manufacturing thing. Okay. I think generally जब manufacturing की cycle चलती है, it goes for longer periods of time. So अगर आप देखेंगे 2020 के बाद जब गवर्नमेंट का मूवमेंट हो गया था कि we want to do more spending on government capex. We saw that recovery कि you want to do more manufacturing in the country, not for just खुद के देश के लिए, but to manufacture for the world. Others. I think वो advantage आपको already धीरे दिख रहा है in many parts of the manufacturing. Whether the ancillaries or the OEMs, whether equipment manufacturers or the ancillaries to all of them, I think उसका benefit दिख रहा है. And generally जब manufacturing की cycle चलती है, they work for a decade. तो हम शायद खाली अभी तो खाली 5 साल in that decade complete हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये cycle में भी manufacturing जरूर अच्छी करती है. Which is you are seeing volatility जरूर रहती है इस स्पेस में, because ये cyclical business रहते हैं. बट जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, जिस तरीके से ऑर्डर बुकिंग्स हो रही है और इन्फ्लोस दिख रहा है, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग अगेन एज अ थीम विल कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट, एंड आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट थीम रहेगी फॉर अनदर डेकेड और सो. लास्टली आई थिंक एक जो स्पेस जो इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे, एंड आई थिंक वो अगेन एक अच्छा स्पेस है इस हेल्थ केयर एज एन कैटेगरी. वेदर आप उसमें से डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो ग्लोबल के लिए बना रहे हैं, यूएस बेस्ड कंपनीज, आई थिंक इसमें अगेन एक एडवांटेज दिख रही है कि ग्रोथ रेट्स आर स्टेडी एंड इम्प्रूविंग, एंड इट्स अ स्पेस जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी बनती है, जहाँ पे ग्रोथ रेट्स धीरे धीरे और बढ़ रही है, एंड यू हैव अ केस ऑफ यूरोप +1, चाइना +1 एज अ कैटेगरी, दैट इंडिया एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इज बिकमिंग बिगर एंड बेटर, एंड उसकी बेनिफिट आपको धीरे धीरे वापस दिखने चालू हो रही है. सो अगेन अ स्पेस where India is one of the biggest suppliers of medical drugs across the world. I think that benefit will continue, और उसकी आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी बेटर ग्रोथ कंस्ट्रक्ट ऑफ द हेल्थ केयर स्पेस, जो चौथा एक बड़ा थीम मेरे हिसाब से हो सकता है. जी थैंक यू जरूर सर. और जो स्पेशली हम जो बात कर रहे थे, जैसे आपने सेक्टर वाइज बात करी कि जो थीम चलेगी, जैसे इसमें फाइनेंशियल और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आपके हेल्थ केयर हैं, कंजम्पशंस के बारे में आपने बात करी. स्पेशली जो हम एडलवाइज की बात करते हैं, एडलवाइज जिस तरह से काम करती है, मतलब एज एएमसी, एज अ फंड हाउस, तो वो कैसे बाकी एएमसी से अलग अपने आप को करती है? कुछ खास मतलब जो पैरामीटर्स या कुछ ऐसी हो जिसे लगे कि ये अलग तरह की जो है एक एएमसी है. So I think 2-3 चीजें जो हम करते हैं वो है फोकस ऑन द प्रोसेस. आपको जैसे मैंने फेयर फ्रेमवर्क बोला है, आई थिंक दैट इज कोर टू आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड फिलॉसफी कि वी वांट टू स्टिक टू दैट. वी डोंट वांट टू डिविएट, कि हम उससे डिविएट होने की कोशिश नहीं करते हैं. अगर हम इसको डे इन डे आउट ये सेम प्रोसेस फ्रेमवर्क जो मैंने बताया फेयर फ्रेमवर्क का कंटिन्यू रखे, आई थिंक उसका एक आपको एडवांटेज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स एंड व्हाट द कंसिस्टेंसी है. सेकंड, जो चीजें हम करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हम क्या नहीं करते हैं. करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट वी डोंट वांट टू डू.
फर्स्ट थिंग वी डोंट वांट टू डू इज हम मैक्रो कॉल लेने की नहीं कोशिश करते हैं. यू नो ग्लोबली बहुत कुछ चीजें होगी मैक्रो वाइज, बट आई थिंक वी आर बॉटम अप स्टॉक पिकर्स. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, सही स्टॉक सही बिजनेस पकड़े एट सही वैल्यूएशन, एंड उसको यू नो वी होल्ड एंड ट्राई टू जनरेट द यू नो मैक्सिमम वेल्थ आउट ऑफ दैट. सेकंड चीज हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम कैश कॉल लेने की नहीं सोचते हैं. अच्छा. जैसे हम मैक्रो कॉल लेना चाहते हैं, हम कैश कॉल नहीं लेते. तो मतलब कहने मतलब आपके फंड में ज्यादातर कैश नहीं रहता. हमारा फिलॉसफी है कि you are fully invested. We are always at every point of time invested, so we don't want to take a cash call because you don't know when that recovery is there, when that fall is there. So as we don't take macro call, हम उस हिसाब से cash call लेने की नहीं सोचते. तीसरी चीज जो हम we have been very consistent है हाँ कि हम एक कोई सेक्टर या एक स्टॉक पे आउटसाइज बेट नहीं लेते हैं. Okay. तो हम उस हिसाब से हमने पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करते हैं कि हम एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा ही ओवरवेट नहीं है और कुछ ज्यादा अंडरवेट नहीं है. मतलब you have a diversification. Well diversified portfolio in that sense that we are not, so again back to risk adjusted return. हमारा focus है to follow this policy, focus on what we don't want to do, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे फोकस करें, और फाइनली जो आपको मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमारा फोकस है ऑन कंसिस्टेंसी. इफ यू आर एबल टू डू दीस थिंग्स डे इन डे आउट, आई थिंक उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे परफॉर्मेंस में इन टर्म्स ऑफ बोथ रिटर्न्स ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस एंड द कंसिस्टेंसी दैट वी हैव बीन एबल टू ऑफर. थैंक यू ध्रुव सर. और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज समझ में आई है, करनी तो बहुत सारी चीजें चाहिए पर क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. And really, it was very insightful from your side. Thank you very much. Thank you, Rajendra. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.